दिस इज रिचा सिंह राजपूत। वेलकम टू लर्निंग होम क्लासेज। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ने चलते हैं आज क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन। साइंस में क्या है हमारा फ्रिक्शन, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें चैप्टर क्या है हमारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण कैसे होता है? ठीक है, अपने दैनिक जीवन में हम लोग घर्षण को डेली फील करते हैं, डेली महसूस करते हैं। घर्षण हमारे चारों तरफ, आसपास, कई प्रतिदिन डेली ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हम लोग जो चप्पल स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उसके जिसको हम फुट वियर बोलते हैं, उसके ठीक नीचे स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, नोकदार जो नोक की जैसे बना रहता है चप्पल के ठीक नीचे सोल में। तो उससे क्या फायदा है कि वो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पैर नहीं फिसलता। वहीं जो फुट वियर होता है वो बहुत घिस जाता है, पुराना हो जाता है, तो वहां पे पैर स्लिप होने की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, फिर और क्या देखने को मिलता है घर्षण का एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में। मान लो कि बारिश हुआ है और बरसात के मौसम में क्या होता है कि वो पूरा वेट एरिया सरफेस जो होता है वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। तो उस पर क्या होता है, ज्यादा पैर स्लिप करने की चांसेस होती है। या आइसी सरफेस हुआ, ठीक है, उस पर क्या होता है, पैर फिसलने की चांसेस ज्यादा होती है। ये सब किस वजह से होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हम लोग में क्या होता है, हमारा पैर फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है बरसात के दिनों में, या किस पे, आइसी जो सरफेस होगा उस पे। तो हम चलते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन जानते हैं किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का हिंदी होता है घर्षण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक लेट अस लर्न अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक पहला टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या फायदे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इसके क्या नुकसान है फ्रिक्शन के। आगे हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने फोर्स पढ़ा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, जिसमें जो फ्रिक्शनल था वो हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों किस में आता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, ग्रेविटेशनल हो जाएगा, और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट में। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, फोर्स ही है, लेकिन कौन सा है, कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट। तो हम बोलेंगे कि उसको कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी जो घर्षण बल है एक संपर्क बल है। ठीक है, जो दो सतहों के बीच में क्या होता है, संपर्क में होने से वहां फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आई होप फ्रिक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल दो चार हमने जो दिया कि हाँ, बरसात के दिनों में जो हमारा पैर स्लिप करता है तो किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और हमने क्या देखा, जो भी बर्फ वाला सतह होगा वहां भी पैर फिसल जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं फ्रिक्शन का डेफिनेशन जानने। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी एक संपर्क बल है जो क्या करता है, मोशन के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन, फ्रिक्शन एक ऐसा संपर्क बल जो क्या करता है, मोशन के विरुद्ध वर्क करता है। ठीक है, इट स्लो डाउन, ठीक है यहाँ पे कि इट स्लो डाउन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के गति को स्लो करता है, धीमा करता है। कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, अब इस सेंटेंस को हम क्लियर करने के लिए एग्जांपल देने जा रहे हैं। जैसे कि कोई बॉल है और सरफेस पे यानी हमारे फ्लोर पे वो क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। तो बॉल को एकदम काफी तेज मूवमेंट में है, तो उसको हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। किसकी वजह से वो उसके मोशन को स्लो किया जा सकता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, आगे है फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस, फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होता है, खुरदरे सतह पे। रफ सरफेस का हिंदी खुरदरा सतह। एंड लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, मतलब स्मूथ यानी जो चिकना सतह है उस पर तो ज्यादा फ्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। और कहाँ ज्यादा होएगा, रफ सरफेस। फ्रिक्शन इज मोर ऑन अ रफ सरफेस एंड लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। हो गया, यहाँ तक हमने फ्रिक्शन के बारे में समझा।
आगे ये कुछ फिगर दिया है, इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे क्या दिया है। गेट सेट गो, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेज विल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन और मे स्लिप। कौन ऐसा सरफेस है जिसमें हम लोग क्या कर पाएंगे, और डिफिकल्ट होगा वॉक करने में, और किस पे स्लिप करने की संभावना होगी, ठीक है। टिक करना है इसमें। तो ये जो है इस पे क्या होएगा, हम लोग स्लिप करेंगे या आसानी से चल पाएंगे, चलना इस पे डिफिकल्ट होगा। ये फिगर जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जो जिसमें कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सरफेसेज विल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन और मे स्लिप, किस पे स्लिप होएंगे, किस पे क्या होएगा, चलना क्या होएगा, स्लिप होना, यानी वो चलना उस पर डिफिकल्ट होगा। तो कौन कौन सा ऐसा सरफेस है उसी पे टिक करना है, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से बताया गया कि किस पे चलना क्या होएगा, मतलब स्लिप हो सकता है, चलने में डिफिकल्टी जो हो सकती है, ठीक है। आते हैं टॉपिक आगे दिया है कि हैव यू एवर थॉट व्हाई योर बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा साइकिल क्यों रुक जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या इसका आंसर होगा, क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कि जब हम लोग, आजकल के सारे बच्चों को साइकिलिंग करना एक शौक बन गया है। अधिकांश हम अपने आसपास के एरिया में देखते हैं कि शाम होते ही बच्चे क्या करते हैं, बहुत साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब हम साइकिल जो चलाते हैं उसको वो स्टॉप क्यों हो जाता है, जब उसका हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं साइकिल में वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। आगे है वाई अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स ऑन इट्स ऑन आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस एंड वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट सरफेसेज। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई अ रोलिंग बॉल, एक जो रोल करता हुआ बॉल होगा वो स्टॉप हो जाता है, कब, ऑन इट्स ऑन, अपने आप, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है, एंड वाई इज डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट सरफेस। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल क्यों रुक जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अ रोलिंग बॉल स्टॉप्स ऑन इट्स ऑन आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, ठीक है। कुछ दूर मूव करने के बाद, कुछ दूरी मूव करने के बाद जो घूमता हुआ बॉल है वो अपने आप क्यों रुक जाता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट सरफेस, क्यों मतलब डिफिकल्ट होता है वॉक करना किस पे, स्मूथ सरफेस पे या तो वेट सरफेस यानी गीले सतहों पे, या तो क्या बोलते हैं स्मूथ चिकने सतहों पे चलना क्यों कठिन होता है, ठीक है। इस सारे का जितना भी ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे लगा है क्वेश्चन मार्क, इसका सारा का टोटली का आंसर होगा द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ये सब किसके वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लगाते साइकिल स्टॉप हो जाता है। दूसरा जो रोलिंग बॉल है अपने आप कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाता है। उसके बाद से जो कह रहे स्मूथ सरफेस से या तो गिल्ले सरफेस पे वॉक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इस सब का आंसर किससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन से, ठीक है। आगे आते हैं, ये क्लियर हो गया है। यहाँ पे फ्रिक्शन का डेफिनेशन है, लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स दैट अपोजेस मोशन, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक आगे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यानी घर्षण बल। इसमें क्या है हमारा टॉपिक, फ्रिक्शन इज इसेंशियली द रेसिस्टेंस, ठीक है। फ्रिक्शन इज इसेंशियली द रेजिस्टेंस दैट एनी ऑब्जेक्ट इनकाउंटर्स व्हेन मूविंग थ्रू और ऑन अ सरफेस, ठीक है। कह रहा फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन अनिवार्य रूप से वह प्रतिरोध है, ठीक है। फ्रिक्शन इज इसेंशियली द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, इसेंशियली यानी अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से। फ्रिक्शन यानी घर्षण, यानी घर्षण अनिवार्य रूप से वह प्रतिरोध है जो किसी भी वस्तु को सतह पर या सतह पर चलते समय सामना करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी वस्तु को सतह पर या यानी सरफेस पे या तो क्या कह रहे हैं, सतह पर चलते समय यानी मूविंग थ्रू और ऑन अ सरफेस, ठीक है। किसी
वस्तु को सतह पर या सतह पर चलते समय उसे इनकाउंटर्स यानी सामना करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है। इन द absence ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट वुड आइदर, कह रहा है आगे, इन द absence ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट वुड आइदर नॉट बिगिन और इफ इट इज इन मोशन। कह रहा है कि मोशन फ्रिक्शनल फोर्स की अनुपस्थिति में एक ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में है, एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट, एक ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा, वुड आइदर नॉट बिगिन, या तो उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इफ इट इज इन मोशन इट वुड नॉट कम टू अ हॉल्ट। ठीक है। अगर वो मोशन में होगा तो उसको क्या नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। इट वुड नॉट कम टू अ हॉल्ट, वो क्या नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। अगर वो मोशन में होगा तो ये ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को क्या नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते। किसके एब्सेंस में, फ्रिक्शनल फोर्स के एब्सेंस में। इन द ऑब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल की अनुपस्थिति में एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को यानी कोई वस्तु है उसकी गति को, वुड आइदर नॉट बिगिन, स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो इफ इट इज इन मोशन, अगर वो मोशन में होगा, इट वुड नॉट कम टू अ हॉल्ट, अगर वो मोशन में होगा तो उसे हम लोग रोक नहीं सकते, उसको हॉल्ट में नहीं ला सकते। हॉल्ट मतलब रुकावट। ठीक है, रोकना। तो हम अगर मोशन में होगा तो उसे रोक नहीं सकते। अगर वो उसका मूवमेंट, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है तो उसको हम लोग बिगिन नहीं कर सकते। ठीक है। ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को हम लोग क्या नहीं कर सकते, बिगिन यानी शुरू नहीं कर सकते। किसके एब्सेंस में, फ्रिक्शनल फोर्स के एब्सेंस में। ठीक है। आगे देखते हैं क्या हमारा टॉपिक, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा बल जो मोशन के विरुद्ध क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट पे मोशन के विरुद्ध कार्य करता है, उसे हम लोग फ्रिक्शन यानी घर्षण कहते हैं। ठीक है। नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो क्या करता है, मोशन के विरुद्ध कार्य करता है किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के विरुद्ध कार्य करता है, उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब आते हैं टॉपिक। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड टेंड्स टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। कह रहा है फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है, काम करता है किस पे, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई घूमता हुआ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कार्य करता है। किस कहाँ काम करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड टेंड्स टू स्टॉप इट फ्रॉम मूविंग। और इसमें क्या प्रवृत्ति होती है, टेंड यानी प्रवृत्ति होती है किसकी, घर्षण की। वो क्या करता है, फ्रॉम मूविंग यानी मूविंग कोई कर रहा है उसको मूविंग से स्टॉप करने की प्रवृत्ति होती है घर्षण में। और क्या करता है, मूविंग कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा ये टॉपिक। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई घूमता हुआ वस्तु है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कार्य करता है। और क्या है दूसरा कि उसमें कोई भी मूविंग से स्टॉप करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, फ्रिक्शन में। आगे देखते हैं हम, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। ठीक है। मूविंग फ्रॉम मूविंग यानी कोई मूविंग से, ठीक है, स्टॉप करने की प्रवृत्ति किसकी होती है, फ्रिक्शन ऑल्सो प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट से रोकने की प्रवृत्ति फ्रिक्शन के पास होती है। ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉल इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे कि इफ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे कोई बॉल अगर घूम रहा है तो क्या होता है, उसमें कह रहा है कि इट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम बिकॉज, कुछ समय बाद वो अपने आप रुक जाता है क्योंकि जो मोशन होता है बॉल का वो विरोध करता है किसका, बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। बॉल पे जो ग्राउंड के द्वारा जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगाया जाता है उसके विरुद्ध
कार्य करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो बॉल है अपने आप कुछ देर के बाद क्या होता है, ग्राउंड पे जो बॉल रोल कर रहा है, घूम रहा होता है, वो अपने आप रुक जाता है, ठीक है। इफ यू रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज द मोशन ऑफ द बॉल इज अपोइड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। आगे देखते हैं यहाँ पे, इफ यू पुश द बॉल फॉरवर्ड, जब हम लोग बॉल को क्या आगे की तरफ धक्का देंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स, क्या कार्य करेगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। घर्षण बल कहाँ काम करेगा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम गेंद को आगे की तरफ धक्का देंगे, आगे की तरफ उसको धक्का देंगे तो किधर काम करेगा, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ डायरेक्शन में। कहाँ काम करेगा, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब हम बॉल को आगे की तरफ पुश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कार्य करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें ये लिखा हुआ टॉपिक है, इसको हमने क्लियर किया अभी, ठीक है। आगे नीचे वहां पे लास्ट लाइन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट इन विंटर, ठीक है। फ्रिक्शन कह रहा है कि एक ऐसा फोर्स है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है यानी ऊष्मा प्रदान करता है। कब, विंटर में। जब हम दो हाथ में जैसे अपने हैंड को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। यानी विंटर सीजन में हम लोग हाथ को दोनों एक दूसरे से रब करेंगे तो क्या होएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। यानी फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हीट भी प्रोड्यूस करता है। आई थिंक यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं टॉपिक्स नेक्स्ट, ठीक है। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, यानी फ्रिक्शन के कारक क्या है। कह रहा है नो सरफेस इज कम्प्लीटली स्मूथ, कोई भी सरफेस जो होता है पूर्ण रूप से चिकना नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है। नो सरफेस इज कम्प्लीटली स्मूथ, कोई भी सरफेस क्या होता है, पूर्ण रूप से चिकना नहीं होता है। द अनइवनेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलरिटीज और रफनेस। अनइवनेस यानी जो सरफेस है, सतह है, उसकी असमानता को ही इरेगुलरिटीज या रफनेस। इरेगुलरिटीज का हिंदी यहाँ पे हमने मेंशन किया है अनियमितता, और रफनेस यानी खुरदरापन, ठीक है। अनइवनेस यानी असमानता। तो कह रहा है कोई सतह है उसके बीच में वो इवन नहीं है, वो अनइवन है, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, इरेगुलरिटीज और रफनेस, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आगे, व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, जब दो सतह एक दूसरे पे क्या होते हैं, टकराते हैं। स्लाइड मतलब टकराना। द इरेगुलरिटीज इन बोथ द सरफेसेज इंटरलॉक्ड, क्या होगा, उसके बीच में क्या होएगा, उसके बीच में, उसके सतहों के बीच में क्या होएगा, इरेगुलरिटीज जो होगा उसके सरफेस के बीच में इंटरलॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी उसके सतह में दो सतह है, दो सरफेस है, और उसके बीच में क्या होएगा, इरेगुलरिटीज जो होगा इंटरलॉक्ड हो जाएगा, ठीक है, दोनों सतहों के बीच में। एंड अपोजेज मोशन, और मोशन का विरोध करेगा। जब कह रहा है कि जब दो वस्तु एक दूसरे से टकराती है तो उसके बीच में क्या होएगा, इरेगुलरिटीज जो होगा दोनों के बीच में इंटरलॉक हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपोजेज होगा मोशन के, और किसके विरुद्ध कार्य करेगा, मोशन के। एंड दिस गिव्स राइज टू फ्रिक्शन, इसके वजह से यहाँ पे क्या होएगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, ठीक है। क्या था हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन में, क्या टॉपिक है, नो सरफेस इज कम्प्लीटली स्मूथ, कोई भी सतह पूरा चिकना नहीं होता। द अनइवनेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलरिटीज और रफनेस, जो सरफेस है उसकी असमानता को इरेगुलरिटीज या क्या बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा तो स्मूथ होता नहीं है कोई भी सरफेस, तो उसमें जो अनइवनेस यानी असमानताएं पाई जाती है उसी को हम लोग रफनेस कहेंगे या इरेगुलरिटीज बोलेंगे, ठीक है। व्हेन टू सरफेसेज स्लाइड ओवर ईच अदर, जब दो सतहें एक दूसरे के ऊपर टकराती हैं, फिसलती हैं, स्लाइड करती हैं, फिसलती हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, द इरेगुलरिटीज इन बोथ द सरफेसेज, दो सरफेस जो एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं उसके बीच में क्या हो जाता है, जो इरेगुलरिटीज है उस दोनों के बीच में वो इंटरलॉक हो जाता है, यानी एक दूसरे से आके जकड़ जाता है,
ठीक है, इंटरलॉक हो जाता है। एंड अपोज मोशन, और मोशन का के विरुद्ध हो जाता है। क्या होता है, मोशन का विरोध करता है। दोनों सतहों के बीच में इरेगुलरिटीज इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, इंटरलॉक्ड यानी जकड़ जाना दोनों सतहों के बीच, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो मोशन के विरुद्ध विरोध करता है। ठीक है, किसका विरोध करता है, मोशन का, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन देखने को मिलता है। आई होप ये कॉज ऑफ फ्रिक्शन ये टॉपिक एक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, वहाँ सरफेस ऑफ द बॉक्स है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वहाँ उसके ग्राउंड का सरफेस है, और इधर क्या है, एक बॉक्स रखा गया, और दोनों के बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज बिटवीन सरफेस कॉज फ्रिक्शन। इस दोनों के इरेगुलरिटीज यानी अनइवनेस की वजह से क्या हो रहा है, इसमें दोनों के सतह के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आगे हम टॉपिक देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के प्रभाव कह रहा है इसमें हमारा कि फ्रिक्शन हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स। ठीक है, फ्रिक्शन के निम्नलिखित प्रभाव है। पहला है अपोजेज द मोशन, ये क्या करता है, मोशन का विरोध करता है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, फ्रिक्शन के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, मोशन का विरोध करता है। तो फ्रिक्शन कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, को मूविंग से उसको स्टॉप कर देता है फ्रिक्शन। दूसरा क्या, एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी घूमता हुआ वस्तु है उसके मोशन को कम कर देता है, और या तो घूमता हुआ कोई वस्तु है उसको स्टॉप करने की प्रवृत्ति किसमें होती है, फ्रिक्शन में। और ये क्यों होती है, इसके क्या किस प्रभाव में देखने को मिलता है, अपोजिट मोशन, यहाँ मोशन का विरोध कर रहा है फ्रिक्शन। दूसरा क्या है हमारा, प्रोड्यूसेज वियर एंड टीयर, इस क्या करता है, इसमें टूट फूट भी उत्पन्न करता है, घर्षण के वजह से यानी फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट भी प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ द टू सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट, कह रहा है दो सरफेस जो कि संपर्क में होंगे उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट भी उत्पन्न होता है। किसके वजह से, दो सतहों के बीच में जो संपर्क में एक दूसरे के संपर्क में दो सतह है, कोई दो सरफेस है। ठीक है, एक कोई मान लो कि ग्राउंड का सरफेस हुआ, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस हुआ, और दोनों जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट भी हो सकता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, प्रोड्यूसेज हीट, हीट प्रोड्यूस करता है। पहला था अपोजेज मोशन, मोशन का विरोध करता है। प्रोड्यूसेज वियर एंड टीयर, टूट फूट प्रोड्यूस उत्पन्न करता है। तीसरा है प्रोड्यूसेज हीट यानी उष्मा भी उत्पन्न करता है। कौन, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, फॉर सम टाइम, जब दो ऑब्जेक्ट को कुछ देर के लिए रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे हम विंटर सीजन में अपने दोनों हाथ को जब रब करेंगे एक दूसरे से, तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हमने देखा स्टेप। आई होप आप लोग को बढ़िया से ये बेटर समझ में आया होगा। कौन सा टॉपिक था हमारा, इसमें फ्रिक्शन के अंदर का टॉपिक था हमारा इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसमें हम 3 इफेक्ट देखें। कौन कौन सा इफेक्ट है, अपोजिट मोशन, दूसरा है प्रोड्यूसेज वियर एंड टीयर, तीसरा है प्रोड्यूसेज हीट। ये 3 इफेक्ट्स हमने देखा फ्रिक्शन के। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके ठीक ऊपर हमने देखा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इरेगुलरिटीज आती है, और क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। जब वो इसके सरफेस इंटरलॉक हो जाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन राइज होता है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या देखा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब तक हमने 3 टॉपिक देखा। ठीक है, पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, उससे पहले था हमारा डेफिनेशन फ्रिक्शन का, उसके बाद कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हमने इस फिगर के माध्यम से समझाया। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आते हैं इसके बाद वाला टॉपिक में, टॉपिक नंबर 4। इसमें हमारा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जो घर्षण बल है वो डिपेंड करता है किस किस पे डिपेंड करता है। पहला है मास ऑफ द बॉडी,
और दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेसेज इन कांटेक्ट। जो भी संपर्क में सतह होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला उस ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे, और सतहों जो संपर्क में जो सतह होंगे उसकी प्रकृति पे, ये दोनों पे निर्भर करता है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आइए हम इस टॉपिक को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया कि कैसे ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोर द मास, ज्यादा अगर उसका द्रव्यमान होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा? मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉक करने की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा मास किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें इंटरलॉक होने का, जकड़ने का या आलिंगन करने की जो प्रवृत्ति होगी वो ज्यादा होगी, जिस वजह से क्या होगा? दस मोर इज द फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन उसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसमें इंटरलॉक होने की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिस वजह से उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। दस मोर इज द फ्रिक्शन। उसी में नेक्स्ट नीचे लाइन देखते हैं, लेस द मास, अगर द्रव्यमान कम होगा उस सब्जेक्ट का तो लेस द इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉक होने की इंटेंसिटी कम देखने को मिलेगी, जिस वजह से वहाँ लेस फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो इंटेंसिटी जो इंटरलॉकिंग की होगी वो ज्यादा होगी और फ्रिक्शन भी वहाँ पे क्या होएगा? ज्यादा होगा। आगे है नेक्स्ट लाइन कि लेस द मास, कम मास होगा, इंटेंसिटी जो होगी इंटरलॉक करने की वो कम होगी, लेस होगी, और जिसकी वजह से वहाँ पे लेस फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो जिस पे डिपेंड करता है, तो पहले हमने देख लिया। दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, जो भी संपर्क में सतह होगा उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है देखते हैं। Smooth surfaces have fewer irregularities and thus they offer less friction। जो चिकने सतह होते हैं उसमें कुछ ही कम ही इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, जिस प्रकार से उसमें क्या होएगा? कम फ्रिक्शन होगा। स्मूथ सरफेस है तो उसमें इरेगुलरिटीज क्या होएगी? कम होएगी, यानी इंटरलॉक होने की संभावना कम होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलेगा? लेस फ्रिक्शन। ठीक है, स्मूथ सरफेस में क्या होएगा? लेस फ्रिक्शन। अब आगे वाला लाइन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लाइन हमारा, रफ सरफेसेज हैव मैनी इरेगुलरिटीज। ठीक है, जो रफ यानी खुरदरा सतह होता है उसमें ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है, यानी इंटरलॉक करने की इरेगुलरिटी जो होती है ज्यादा होती है। एंड दस दे हैव देयरफॉर मोर फ्रिक्शन, जिस वजह से वो ज्यादा फ्रिक्शन क्या करता है? उत्पन्न करता है, या वहां ज्यादा घर्षण बल लगाता है। ठीक है, घर्षण ज्यादा होता है कहाँ पे? जो रफ सरफेस होते हैं और उसमें क्या होती है? इरेगुलरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, जिस वजह से वो ज्यादा फ्रिक्शन क्या करते हैं? ज्यादा फ्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप कह रहा है, मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस इज इजियर एज कम्पेयर्ड मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन ए रफ सरफेस। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप ये होता है कि मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस यानी चिकना सतह पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या होता है? इजीजियर, आसान होता है। किसके कंपेयर में, किसके तुलना में? मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस, जो खुरदरे सतह पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके तुलना में जो स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो क्या होता है? इजियर होता है, आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है, ये लास्ट लाइन, कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। ये लाइन मेंशन ये भी कर दिया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बस इस पे और इस पे, दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला है मास ऑफ द बॉडी, दूसरा है नेचर ऑफ द सरफेसेज इन कांटेक्ट। ठीक है, दो पे ही डिपेंड करता है। नीचे इस चीज को मेंशन कर दिया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस, दो सतहों के बीच में जो एरिया कांटेक्ट में है। ठीक है, यानी संपर्क में जो एरिया है दो सतहों के बीच में जो कांटेक्ट ये एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये मात्र इस दोनों पे ही डिपेंड करता है। कौन? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक समझ में आई होगी। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के कुछ दैनिक जीवन में एग्जाम्पल, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद कॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद हमने देखा क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन किस किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी और नेचर ऑफ द सरफेसेज इन कांटेक्ट। ठीक है, आई होप
टॉपिक समझ में आई होगी। जहाँ नहीं समझ में वहाँ कमेंट करके बताएं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, कुछ एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। साइंस इन एक्शन, ठीक है। इसको समझाने के लिए एम टू सी द इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन डिफरेंट सरफेस, अलग अलग सरफेस पे यानी स्मूथ सरफेस पे या रफ सरफेस पे फ्रिक्शन के इफेक्ट्स को दिखाने के लिए ये एक्टिविटी है, ठीक है। क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ब्रिक लेने के लिए? स्ट्रिंग ब्रिक, यानी हम लोग जानते हैं ईंट होता है, स्ट्रिंग धागा होता है, स्प्रिंग बैलेंस, ये जो फिगर में स्प्रिंग बैलेंस दिख रहा है ये वाला स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। कह रहा है ये 3 चीज की ब्रिक ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, ठीक है, और स्ट्रिंग ले लिया जो इसमें से यहाँ तक फंसा के वहां तक टंग उसको स्ट्रेच किया गया, ठीक है। तो ये एम हो गया कि दिखाना क्या है और क्या मटेरियल चाहिए वो हो गया। आगे कह रहा है हमारा मटेरियल प्रोसीजर इसका क्या है, तो टेक अ ब्रिक एंड टाई इट विथ अ स्प्रिंग बैलेंस। एक ब्रिक लिया गया यहाँ पे, एक ईंट लिया गया, एक स्प्रिंग बैलेंस इसको बांधा गया, टाई यानी बांधा गया, ठीक है। ड्रैग द ऑब्जेक्ट वाइल इट इज स्टिल अफेक्ट अटैच टू द स्प्रिंग बैलेंस ऑन अ स्मूथ सरफेस। कह रहे स्मूथ सरफेस पे इसको ड्रैग करना यानी खींचना। ड्रैग द ऑब्जेक्ट वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द स्प्रिंग बैलेंस। कह रहा है तब तक उसको क्या करने के लिए, स्प्रिंग बैलेंस अटैच हो जाए तब तक उसको उस ऑब्जेक्ट को क्या कर थोड़ा खींचने के लिए कह रहा है। ऑन अ स्मूथ सरफेस, किस पे, एक स्मूथ सरफेस पे, खुरदरे सरफेस पे नहीं। यहाँ पे अलग अलग कह रहा था ना कि डिफरेंट सरफेस पे थे, यहाँ स्मूथ सरफेस को लिया गया, ठीक है। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग। कह रहा है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी रीडिंग को अब यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ 0 है, 5 है, 15 है, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब कह रहे परफॉर्म दिस एक्टिविटी अगेन ऑन अ रफ सरफेस। ये तो स्मूथ सरफेस पे ये एक्टिविटी दिखाया है, ठीक है। कहाँ दिखाया है ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये स्मूथ सरफेस पे। इसी एक्टिविटी को कह रहा है रफ सरफेस पे करके देखें। ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग को ऑब्जर्व करने की बात कर रही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या मिला, ध्यान देंगे। ऑब्जर्वेशन में मिला कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्रिक ऑन अ रफ सरफेस मोर एज कम्पेयर। जो फोर्स पड़ी है वो रफ सरफेस पे उसको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी तुलना में, स्मूथ सरफेस की तुलना में। फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्रिक, उस ईंट को खींचने के लिए क्या होएगा, स्प्रिंग बैलेंस से जो ईंट को खींचा जा रहा है उसमें क्या ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसमें, रफ सरफेस पे, किसकी तुलना में, स्मूथ सरफेस की तुलना में, ठीक है। आगे है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष क्या निकालना गया है इसके थ्रू, कि कहने का मतलब है कि इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, आखिर ये ऑब्जर्वेशन क्यों किया गया, क्या साबित करना था। तो निष्कर्ष ये निकला कि स्मूथ सरफेसेज ऑफर लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस होता है वो क्या करता है, लेस फ्रिक्शन ऑफर करता है, किसके तुलना में, रफ सरफेस के, यानी खुरदरे सतह के तुलना में कम फ्रिक्शन लगता है किसमें, स्मूथ सरफेस में, ठीक है, रफ के तुलना में। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया एक्टिविटी के अलग अलग सरफेस पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, कहाँ फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, कहाँ कम होगा। रफ सरफेस होगा तो ज्यादा होगा और स्मूथ होगा तो वहां उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फ्रिक्शन है हमारे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग का सर्पी घर्षण, रोलिंग का रोलिंग घर्षण। तो इसमें क्या है, इसके नाम में ही ये हिंदी नाम है ना स्थैतिक घर्षण, इसी से पता चला इसके डेफिनेशन। स्थैतिक यानी जो स्थित रहे, ठीक है, अपने जगह पे एकदम टस से मस होने का नाम नहीं, एकदम अपने जगह पे पड़ा हुआ है, वो जो घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, वो स्थैतिक घर्षण। स्लाइडिंग यानी जो क्या करता है एक दूसरे पे फिसल जाता है, तो सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग।
रोलिंग जो रोल करने का, जैसे बॉल को क्या किया गया है, एक वो टाइल्स हुआ या कोई फ्लोर हुआ उस पर वो रोल कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रैक्शन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में रोलिंग फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या है, यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यानी एस्थेटिक, यानी कोई चीज अपने आप अपने जगह पे स्थित है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, थोड़ा मोड़ा बल लगाया, जैसे उसका वजन जो है वो 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने बहुत कम फोर्स लगाया, उसको क्या करने के लिए, उस जगह से डिस्प्लेस करने के लिए। तो वो अपने जगह पे जो कहते हैं वो चीज पड़ा रहा। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो अपने जगह पे पड़ा रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम आते हैं टॉपिक पे थोड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर एट रेस्ट इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्सेज इज एक्टिंग ऑन देम। कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो दो वस्तुओं के बीच लगता है, दैट आर एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में हो, ठीक है। टू बॉडीज दैट आर द एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आगे आते हैं, इवन दो एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन। कह रहा है कि हालांकि उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल लगाते हैं, फिर भी वो क्या होता है, वो रेस्ट में ही रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन माना जाता है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। बिफोर एवरी ऑब्जेक्ट सेट्स इनटू मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन है टू बी ओवरकम, स्टैटिक फ्रिक्शन से गुजरना पड़ता है या स्टैटिक फ्रिक्शन पे काबू पाना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में, गति में लाने से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन से गुजरना पड़ता है या स्टैटिक फ्रिक्शन पे काबू पाना पड़ता है, तभी किसी वस्तु को हम लोग मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूविंग इज डिफाइंड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हम मूव कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं मूव करने की, वहां से घुमाने की, ठीक है। विच इज नॉट मूविंग, जो कि घूमता हुआ नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट मूविंग, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, ठीक है, और उस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, वहां पे हम बल लगा रहे हैं ताकि वहां से उसको क्या करें, मूव कर पाए, लेकिन वो फिर भी क्या रहता है, मूव नहीं कर पाता है। तो उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण किसको बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसी जगह पे और उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, फिर भी वो वहां से मूव नहीं कर पा रहा है, तो वैसे फोर्स को ये स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शनल force between surfaces of two objects in contact so as to make the one object move on the surface of another object is called limiting friction। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पर। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें कह रहा है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण, वो अधिकतम घर्षण बल जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है, जरूरत होती है स्टैटिक फ्रिक्शन पे गुजरने के लिए, ठीक है। ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। कह रहा है कि संपर्क में जो दो ऑब्जेक्ट हैं, जो कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके सतह के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लाने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से क्या होता है, सो एज टू मेक द वन ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यानी सीमांत घर्षण क्या होता है, अपने लैंग्वेज में कहा जाए तो इस सीमांत घर्षण वो होता है जो क्या करता है, वह फ्रिक्शन मतलब वह घर्षण बल जिसमें ज्यादा से ज्यादा घर्षण बल, वो मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, घर्षण बल जो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करता है,
लाता है दो ऑब्जेक्ट जो कि कांटेक्ट में है, और उसको क्या करता है, वन ऑब्जेक्ट जो मूव हो जाता है किस पे, अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि देयर इसकी वजह से, इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे क्या इसमें राइज होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये रहा इससे रिलेटेड एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फिगर देखेंगे ध्यान से, और यहाँ पे हमारा इन द पिक्चर गिव अलोंग साइड स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑफ द फीट। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फीट यानी जो पैर होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जो कि बहुत हाई हिल का सैंडल पहन के खड़ी है लड़की, और इसके ये पैर इसका स्लिप नहीं कर रहे, ये गिर नहीं रहे हैं, तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये अपने जगह पे क्या है, स्थित खड़ी है, नहीं तो स्लिप कर जाता। और हाई हिल पहनना अच्छा से इनको पता चल जाता। ठीक है, तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन ये स्लाइड नहीं हो पा रही, फिसल नहीं रहा है इनका पैर, ये खड़ी है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑकरिंग बिटवीन द शूज एंड द फ्लोर। स्टैटिक फ्रिक्शन और कहाँ देखने को मिलता है, शूज और फ्लोर के बीच में। हम लोग शूज जो जूता पहने रहते हैं और फ्लोर यानी फर्श पे खड़े होते हैं, तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ हम स्लाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड और कहाँ देखने को मिलता है, बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर, बॉक्स और फ्लोर के बीच में। ये बॉक्स क्यों खड़ा है, यहाँ पे एकदम वो बॉक्स जिम करते हैं उतना खड़ा किया गया, एक पे एक चढ़ाया गया है, यहाँ पे दिख रहा है चढ़ाया हुआ बॉक्स, तो ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये जो बॉक्स है और इसका जो फ्लोर है, ठीक है, तो इस फ्लोर की वजह से वो अपने जगह पे क्या है, जिम करते हुए खड़ा, वहां से गिर नहीं रहा, फिसल नहीं रहा है, तो फ्लोर और बॉक्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो लड़की जो हाई हील सैंडल पहन के खड़ी है, इनके फीट में क्या होता है, फीट स्लाइड नहीं कर रहा है फर्श पे, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग जो शूज पहनते हैं, शूज पहन के हम लोग फ्लोर पे खड़े होते हैं, तो हमारा पैर स्लिप नहीं कर पाता, इसके पीछे क्या रीजन है, ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कॉमन एग्जांपल है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के। ठीक है,